हे एवरीवन, वेलकम बैक। हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग सीरीज। तो ये कहानी है हमारे हीरो देन दाओ जीनियस ये फैंग की, जो अर्थ और हेवन की बाधाओं से दूर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी वक्त उस पर धोखे से अटैक होता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो तो 500 साल फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट हो गया है। अपने पास्ट लाइफ में वो एक सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाला था, तो इस बात का बदला लेने के लिए वो अपनी न्यू लाइफ में ही कल्टीवेशन के रास्ते पर चल पड़ता है, जहाँ उसके पास पहले से ही अपने पास्ट लाइफ की काफी सारी नॉलेज थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो इस लाइफ में भी काफी अच्छा कल्टीवेटर बन जाता है। और पावर हासिल करने के बाद वो 9 कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान बन गया था। तो उसके महान कल्टीवेटर बनने की मिस्टीरियस और अनरिवीलिंग जर्नी में आपका स्वागत है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि पूरे 9 कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने सुप्रीम रियल्म को क्रॉस किया हो और वो महान और पावरफुल कल्टीवेटर बन पाया हो, जब तक कि क्लाउड इल्यूसिव कॉन्टिनेंट में एक महान जीनियस पैदा ना हुआ हो, जिसका नाम ये फैंग है, जो कि लिंग शाओ सेक्ट का एक पावरफुल डिसाइपल है। ये एक जीनियस एल्केमिस्ट है जिसने अपनी पावर की हेल्प से एक ऐसा पिल बनाने के फॉर्मूले को ढूंढा है जिसे खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम रियल्म में जा सकता है। तो फिलहाल ये फैंग वही डिवाइन सोल एलिक्सर बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस फर्नेस में उस पिल को रिफाइन कर रहा था। तभी आसमान से थंडर एनर्जी भी आने लगती है। ये देख के तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है कि अब इसकी पिल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। काफी देर की मेहनत के बाद जैसे ही रिफाइनिंग कंप्लीट होती है, वो डिवाइन सोल एलिक्सर उसके हाथ में आ जाती है, जिसे लेने के बाद वो सोच रहा था कि अब मैं इसे खाकर डिवाइन रियल्म में पहुंच जाऊंगा और फिर मैं इस वर्ल्ड से आजाद हूँ। अब मैं स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। पर तभी उसे अपने साथी की आवाज सुनाई देती है और वो उस पिल को छुपा देता है। उसका साथी काफी ज्यादा घायल नजर आ रहा था, तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि उसे क्या हुआ और मास्टर कहाँ है, जिस पे उस पर्सन का कहना था कि कुछ एनिमीज ने हम पर अटैक कर दिया और मास्टर मर गए। ये बोलने के बाद वो भी ये फैंग पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो ये फैंग को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। वैसे उसने जिस वेपन से ये फैंग को मारा उसे कर्स डीमन ब्लेड के नाम से जाना जाता है, जो पूरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सक करके कल्टीवेटर को पूरी तरीके से पावरलेस कर देती है। ये अटैक करने वाला लिंग शाओ सेक्ट का सेकंड डिसाइपल है, जिसका नाम वू जाओ है, और वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें मार कर वो पिल खा लूंगा, जिसके बाद तो मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और फिर मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी। वो ये फैंग से वो पिल हासिल करने के बाद वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से उनके डेड मास्टर की बॉडी गिरती है, जिसे देखकर ये फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही वहाँ अलग अलग सेक्ट के एल्डर्स भी हाजिर हो जाते हैं उस पिल को लेने के लिए। तो ये फैंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन सभी ने आपस में हाथ मिला लिया। इधर वू जाओ सभी एल्डर को वो पिल दिखाने के बाद कहता है कि अब इसका कोई काम नहीं है, इसे मार डालो। पर तभी पता लगता है कि वू जाओ के हाथ में जो था वो पिल नहीं थी, बल्कि एक थंडरबोल्ट बॉम्ब था, जो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ ही वू जाओ को पता लगता है कि उसने उसे धोखा दिया। इसके बाद तो वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर ये फैंग उसे अपनी पावर की हेल्प से दूर करते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि कुछ भी एक्ट करने से पहले 1000 बार सोचा करो, पर तुम हर बार बिना सोचे समझे कदम उठाते हो और फिर तुम्हें भुगतना पड़ता है। ये फैंग को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, इसलिए उसने ओरिजिनल पिल छुपा दी थी और अब वो फॉर्मेशन बनाकर सभी एल्डर्स पर एक एक करके अटैक कर रहा था। एल्डर्स को समझ नहीं आता कि आखिर डीमन कर्स ब्लेड लगने के बावजूद भी ये अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्चिड ग्लेन क्लैन के एल्डर उसके पास से वो पिल का बैग छीन कर कहती है कि अब मैं पावरफुल बनूंगी, ये पिल तो मुझे अपने लिए चाहिए थी। पर इससे पहले कि वो उसे खा पाती, पीछे से एक ओल्ड एल्डर आकर उसे मार डालते हैं। ये शेड सेक्ट के सीनियर एल्डर थे, जो उस पिल को देखते ही समझ जाते हैं कि ये फेक है, उन्हें फिर से उल्लू बनाया गया है। और फिर ये फैंग असली पिल निकाल कर खा लेता है, जिसके खाने के बाद वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं। और ये फैंग जैसे ही ब्रेक थ्रू करता है, आसमान से लाइटनिंग होने लगती है। ये लाइटनिंग काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो ये देखने के बाद ये फैंग सोचता है कि क्या उसकी किस्मत में ही हारना लिखा है। ये फैंग उन लाइटनिंग से बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सुप्रीम स्क्रिप्चर आता है, जिसे तो वो जैसे ही टच करता है उसकी पूरे हाथ पैर में जंजीर बंध गई थी। और इसके नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है, तो उसके आसपास काफी लोग चिल्ला रहे थे कि यंग मास्टर को होश आ गया, ये वापस से जिंदा हो गए। ये सुनने के बाद ये फैंग को लगता है कि क्या वो मर गया था, वो फिर से जिंदा हो गया। पर फिर अपने आसपास के एरिया को गौर से देखने के बाद वो सोच रहा था कि आखिर मैं कहाँ आ गया। और फिर उसके माइंड में कुछ मेमोरी फ्लैश होने लगती है और इससे उसे पता लगता है कि वो कैलेस्टियल कॉन्टिनेंट का यंग मास्टर है और वो अभी जहाँ है उसे यिनवू एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद उसे याद आता है कि जिसकी ये बॉडी है उसे काफी सारे यंग मास्टर्स ने ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया था, और जब वो दोबारा होश में आया तो उसकी बॉडी में ये फैंग यानी कि हमारा दूसरा वाला कल्टीवेटर आ गया। इसके बाद वो वॉमिट करके अपनी बॉडी से काफी सारा पॉइजन रिलीज करता है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पॉइजन क्यों दिया गया। पर इसके बाद जैसे ही वो अपनी बॉडी को शांत करके कल्टीवेशन करता है, तो वो अपने बॉडी के माइंड स्पेस में पहुंच गया था, जो कि फर्स्ट लेवल की थी, और यहाँ उसे वो सुप्रीम स्क्रप्चर भी दिखाई देता है। उस स्क्रप्चर को देखने के बाद ये फैंग समझ आता है कि उसे इस कॉन्टिनेंट में लाने वाला ये स्क्रप्चर ही है। यहाँ वो कल्टीवेशन करते करते 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। आफ्टर ऑल उसे पास्ट लाइफ की काफी सारी नॉलेज थी, उसकी बॉडी से इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। यहाँ ये फैंग जैसे ही कल्टीवेशन करके उठता है, वो समझ आता
बताता है कि वो स्क्रप्चर काफी ज्यादा अमेजिंग है। ना केवल उसने उसकी पावर को इनहेंस किया बल्कि उसने 2 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ भी उसे दी। इसे मिलने के बाद वो सोच रहा था कि अब 9 हेवन दाओ प्लेस में दोबारा वो जब स्ट्रॉन्ग बन के जाएगा ना तो वो गिन गिन के उन लोगों से बदला लेने वाला है। तभी ये फेंग के पास एक लड़का आकर बताता है कि सीतू और वांग फैमिली के लोग उसके ओल्ड जनरल यानी कि दादाजी को बांध कर टॉर्चर कर रहे हैं। और यहाँ ये फेंग सोच रहा था कि अब मैंने जिसकी बॉडी ली है उसकी फैमिली को तो बचाना बनता है ना। और वो काफी स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। ये देखने के बाद तो वो लड़का भी सोच रहा था कि यंग मास्टर को क्या हो गया, इतनी स्पीड कहाँ से आ गई। यहाँ ये वो शेंग जो कि यिनवू किंगडम का वॉर गॉड है, उसे सब लोग मिलकर बुली कर रहे थे। पर तभी वहाँ एंट्री लेता है हमारा ये फेंग जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके ऑरा से ही हिट होकर सब लोग दूर चले जाते हैं। पर उसके दादाजी उसे डांट रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये लोग हमारे खून के प्यासे बने हैं, तुम्हें भाग जाना चाहिए था ना। पर ये फेंग तो एक डेथ स्टेयर देख के कहता है कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, क्या ये मुझे छू भी पाएंगे। ये बोलने के बाद वो काफी स्पीड में वेपन लेते हुए उन सभी का गला काटते हुए उनका काम तमाम कर देता है। दादाजी तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि उनका पोता 4th लेवल के मेरिडियन में पहुंच गया है। पर ये फेंग तो उनसे फाइट करते करते ही 5th लेवल की मेरिडियन पर पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो सभी और ज्यादा शॉक थे। पर वो तो फाइट करते करते धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा था, जहाँ फाइनली वो 10th लेवल पर पहुंच जाता है। पर वो एल्डर तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे कि कोई फाइट करते करते 12th लेवल तक ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। ये फेंग उन सभी को निपटा देता है। दूसरी तरफ हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जो यिनवू किंगडम की क्वीन जाओ के पास जाकर बता रहा था कि सभी गार्ड मारे जा चुके हैं। तो ये सुन के क्वीन को गुस्सा आ रहा था और वो पूछ रही थी कि आखिर कौन है वो जिसने ये किया। तो वो मास्क मैन बता देता है कि वो ये फेंग है जो कल्टीवेट करते करते सबको मार रहा था। तो क्वीन काफी गुस्से में ऑर्डर देती है कि उसे भी मार डालो। इसके बाद क्वीन को डेप्यूटी मिनिस्टर के सामने झुकते हुए दिखाया जाता है जो उनसे माफी मांगते हुए कह रही थी कि इस बार हम ये फैमिली को ठिकाने लगा देंगे। और बातों से ऐसा लग रहा था कि डेप्यूटी मिनिस्टर ने ही क्वीन को क्वीन बनने का मौका दिया, जिस वजह से वो उनसे काफी ज्यादा डरती है। दूसरी तरफ ये फेंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करते हुए सोच रहा था कि मेरे इस लाइफ की कल्टीवेशन वैसी ही है जैसे पिछली लाइफ में थी, जिसमें कल्टीवेशन लेवल है मेरिडियन स्टेज, की कंडेंशन रियल्म, बीड एंड रियल्म, टोंगशुआन स्टेज और जैनशुआन स्टेज। और फिर वो सोच रहा था कि उसने पिछली लाइफ में तो 9th लेवल की मेरिडियन होने के बाद भी की कंडेंशन रियल्म में प्रवेश कर दिया था, पर इस लाइफ में तो 12th लेवल का मेरिडियन होने के बावजूद भी वो की कंडेंशन रियल्म में नहीं जा पा रहा। उसे लगा था कि वो सुप्रीम स्क्रप्चर की हेल्प से काफी इजिली कल्टीवेट कर लेगा, पर ये तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, लेवल्स को नहीं। फिर उसे अपने सामने कुछ दवाइयाँ दिखती हैं तो सोचता है कि क्यों ना इसे खाकर बढ़ाऊं अपनी स्ट्रेंथ को। उसके घर के बाहर कुछ असैसियंस को दिखाया जाता है जो स्पेशली उसे मारने आए थे। और यहाँ ये फेंग को अपने पास रखे हुए पत्थर से पता लग जाता है। तो जैसे ही कुछ 9th लेवल के असैसियंस अंदर घर में घुसते हैं, ये फेंग उन्हें अपनी पावर की हेल्प से मार डालता है। पर एक जो 5th की कंडेंशन लेवल पर था, वो जैसे ही रूम के अंदर जाने वाला था कि वो सभी के सभी बाहर आ जाते हैं, मार खाए हुए घायल। इसके बाद तो वो लड़का भी ये फेंग के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ वो लड़का भारी पड़ रहा था क्योंकि ये 5th लेवल पे था और हमारा ये फेंग 12th लेवल मेरिडियन स्टेज पर था। पर तभी ये फेंग को पता लगता है कि वो फाइट करते करते ब्रेक थ्रू कर रहा है, जहाँ धीरे धीरे उसके लेवल इंक्रीज होने लगते हैं और अब वो की कंडेंशन की 3rd लेवल पर पहुंच गया था। ये देखकर तो उस लड़के को यकीन नहीं होता कि कोई फाइट करते करते कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। पर ये फेंग का कहना था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर वो अपने पास से उस सुप्रीम स्क्रप्चर में एक स्वॉर्ड टेक्निक को पढ़ के उसे परफॉर्म करता है, जिसे तो वो लड़का अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ये फेंग उसे दबोचते हुए उसे उसके मास्टर का नाम पूछता है। अब नेक्स्ट सीन में उस लड़के को दिखाया जाता है जो घायल हालत में क्वीन के पास था और ये फेंग उसे पत्थर मार के मार डालता है। इससे पहले कि वो अटैक क्वीन को लगता, वहाँ वो मास्क मैन आकर उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। ये फेंग को अपने सामने देखने के बाद क्वीन काफी ज्यादा शॉक थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। पर ये फेंग कह रहा था कि 7th लेवल के की स्टेज वाले बंदे को आपने अपने पास रखा है और मेरे पास से नमूनों को भेजा मारने के लिए, क्या आप मुझे इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी। पर क्वीन तो उस मास्क मैन को भी बोलती है कि इसे मार डालो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ फाइट करते करते वो दोनों बाहर आ गए थे। यहाँ ये फेंग एक किलर अटैक करता है जिसे उसने डॉच कर लिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। इधर वो पर्सन अपना ऑरा रिलीज करते हुए सोल स्टीलिंग हुक का यूज कर रहा था और ये फेंग फिर से स्वान पैसेज का यूज करता है। ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त थे और क्वीन को पता लगता है कि उनका मास्क मैन निपट चुका है। इसके बाद तो वो अपने जान की भीख मांगने लगती है। पर ये फेंग उससे पूछ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, कहीं ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले डांगिंग नेशन वाले तो नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा, मैडम जीनियस है वो। यहाँ क्वीन बताती है कि हाँ ये सच है, नैगिंग नेशन का फर्स्ट टारगेट यिनवू किंगडम है, पर अगर वो यिनवू किंगडम के साथ फाइट करते हैं तो यहाँ के वॉर गॉड उन्हें इजिली हरा देंगे, जो कि असल में ये फेंग के दादाजी हैं, इसलिए वो लोग सबसे पहले उन्हें निपटाना चाहते हैं। यहाँ क्वीन कहती है कि उसके पीछे भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, अगर उसे और जानना है तो उसे उसके पास आना होगा। तो ये फेंग उसके पास चला जाता है, जहाँ वो उसे 9 हेवन दाओ पैलेस के बारे में बताती है। पर ये तो उसका सिर्फ बहाना था, वो तो ये फेंग को मारना चाहती थी, पर उससे पहले ही ये फेंग उसे मार डालता है। तो क्वीन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ये करने वाली थी। वो कहता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में इसी तरह मर के आया हूँ। और यहाँ ये फेंग समझ जाता है कि इस कैलेस्टियल कॉन्टिनेंट में भी 9 हेवन दाओ पैलेस के बारे में कुछ तो जानकारी है। पर कुछ भी हो जाए, वो
अपने रिवेंज लेने का प्लान चेंज नहीं करने वाला। नेक्स्ट सीन में ये फैंग को कुछ हर्ब्स कलेक्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे काफी सारे हर्ब्स मिलते हैं। तो ये देखकर वो सोच रहा था कि इन्हें किसी ने कलेक्ट क्यों नहीं किया, जबकि इनसे तो बहुत अच्छे पिल्स बनेंगे। इसके बाद हमें फैंग को पानी में दिखाया जाता है जो पर्ल कलेक्ट कर रहा था। तभी उस पर एक जाइंट क्रिएचर अटैक कर देता है और गौर से देखने पर ये फैंग को पता लगता है कि उसके अंदर तो एक बेशकीमती पर्ल है जो किसी ट्रेजर से कम नहीं है, तो उसे वो हासिल करना था। पर वो क्रिएचर तो उसे निगल लेता है, पर फिर भी उसे वो मिस्टिक डिवाइन पर्ल मिल गया था। इसी बीच जब वो उस क्रिएचर से फाइट करता है, उसे एक लड़की के पैर नजर आते हैं जो वहाँ पानी में नहाने आई थी, जिससे डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो सीधा पानी से बाहर गिरता है। पर उसे उस पर्ल के मिलने की काफी ज्यादा खुशी थी, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं अगर इसे रिफाइन करूंगा ना, तो फिर मैं प्रो फाउंड रियल्म के मास्टर से भी फाइट कर सकता हूँ। पर तभी उसके सामने उसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है और वो काफी ज्यादा शॉक नजर आ रहा था। इस लड़की का नाम यान ताइशुए है, जो स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस है। वो भी ये फैंग को देखकर शर्माने लगती है, पर जब वो देखती है कि ये फैंग उसे काफी देर से घूरा है, तो वो उस पर अटैक कर देती है कि बेशरम अभी भी घूरे जा रहा है। ये फैंग ये देख के काफी ज्यादा शॉक था कि इस लड़की ने वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दिया। इतनी कम उम्र की होने के बावजूद भी ये प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस पर है। इसके बाद तो वो अपना कपड़ा पहनने के बाद उसे पर्वट बोल रही थी। यहाँ ये फैंग कहता है कि ना केवल तुमने मुझे नहाते हुए डिस्टर्ब किया, बल्कि मुझ पे अटैक भी कर रही हो। ये सुन के तो उसे गुस्सा आता है कि अपना ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। तो ये सुन के ये फैंग कहता है कि पहले मैं आया था, क्या तुम्हें मेरे कपड़े नहीं दिखे? तो इस बात पे तो वो लड़की चिढ़ते हुए उस पे अटैक कर देती है कि मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। उसके अटैक से बचते हुए ये फैंग उस पर्ल का यूज करके शील्ड बना लेता है। यान ये देख के काफी ज्यादा शौक थी और ये फैंग अपने कपड़े लेकर जाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा हो गया, वैसे एक खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर तो उसका खून खोलने लगता है और फिर वो उस पर आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है, जिसे तो उसने मुक्का मार के तोड़ा था। और अब तो ये फैंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर फिर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद उस लड़की की बॉडी फ्रीज हो जाती है। यहाँ ये फैंग उसे चेक करते हुए कहता है कि क्या इसके पास नेचुरली जमाने वाली बॉडी है। इसके बाद तो वो उसे एक दवाई खिलाता है, जिसे जैसे ही वो खाती है उसे खांसी आ रही थी और फिर वो उससे पूछती है कि पर्वट तुमने मुझे क्या खिलाया? तो ये फैंग उसे बताता है कि दवाई, पर उसने तो दवाई का कभी नाम ही नहीं सुना। इसके बाद वो ये फैंग से पूछ रही थी कि उसके हाथ में वो चमकती हुई क्या चीज थी जिससे उसने अटैक को ब्लॉक किया। तो ये फैंग बताता है कि उसे फॉर्मेशन कहते हैं। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये फैंग उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुमने दवाई का नाम नहीं सुना कभी? वो नाम गर्दन हिलाती है। फिर वो कहता है तुमने फॉर्मेशन का नाम भी नहीं सुना? वो फिर से नाम गर्दन हिलाती है। यहाँ ये फैंग सोच रहा था कि कहीं ये ऐसी फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती जहाँ ये सारी चीज यूज नहीं होती, या फिर ये दोनों चीजें इस पूरी दुनिया में ही यूज नहीं होती। मैं तो अपने पास्ट लाइफ में इन दोनों में ही जीनियस था। इसका मतलब मैं इन स्किल्स का यूज करके इस पूरे वर्ल्ड में राज कर सकता हूँ। यहाँ उसे मुस्कुराते हुए देख के यान पूछती है कि भाई साहब आप हंस क्यों रहे हैं? पर ये फैंग तो उसे कुछ भी नहीं बताता। ये कहते हुए चला जाता है कि वो दवाई मेरी तरफ से कंपनसेशन थी। पर यान तो उसे रोककर थैंक यू बोल रही थी और साथ में सॉरी भी। फिर उसे उसके गाल पे लगा हुआ चोट दिखता है। जैसे ही वो उसे छूने जाती, उसकी सर्वेंट उसे आवाज मार के पूछती है मैडम आपका हो गया? तो ये सुनने के बाद यान उसे पानी में धकेलकर बाय बोलते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद तो ये फैंग भी मुस्कुरा रहा था। मतलब ये अदा जनाब को पसंद आई। इसके बाद हमें ये फैंग को दिखाया जाता है जो टॉनिक बनाते हुए सोच रहा था कि उसे कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके सामने एक इन्विटेशन आता है क्रिस्टल पवेलियन का, जहाँ पर ऑक्शन होने वाले थे क्रिस्टल्स के। तो वो सोचता है वहाँ जाने का और दूसरी तरफ यान को दिखाया जाता है जिससे उसकी सर्वेंट कुछ हर्ब्स लेने को कह रही थी। और यहाँ यान सोच रही थी कि उसकी बीमारी को हील करने के लिए उसने कितने सारे हर्ब्स को ट्राई किया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस अजनबी ने क्या यूज किया था और वो जो एलेक्सर वर्ड बता रहा था उसका क्या मतलब होता है? यान अभी ऑक्शन में मौजूद थी जहाँ गोस्ट क्लो ब्यूटी बिकने वाली थी, जिसका रेट 600,000 गोल्ड टिकट्स होने वाली थी। जहाँ यान की सर्वेंट 5 मिलियन गोल्ड टिकट्स में उसे खरीदना चाहती थी। ये बोली लगाने के बाद वो ओनर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और फिर वो सबसे पूछता है कि क्या किसी और को बोली लगानी है? कोई नहीं लगा रहा था। तो ये आइटम यान को मिलने वाला था, पर तभी कोई पर्सन उसे रुकने को कहता है और ये और कोई नहीं ये फैंग था जिसे वो आइटम चाहिए था, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या दे। तो वो अपना वो मिस्टिक एलिमेंट एलिक्सर देता है जो कि कल्टीवेशन को एनहेंस करती है। वो बता रहा था कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर अगर इसे लेता है तो ये 1 रियाल्म तक आगे बढ़ सकता है। ये सुन के तो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आती है। ये सुनने के बाद तो वो ओनर खुशी खुशी वो आइटम उसे देने को तैयार हो जाता है। ये फैंग तो वो आइटम लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ यान की सर्वेंट कह रही थी कि कोई कैसे हमसे हमारा सामान छीन सकता है, ये तो रूल के खिलाफ है, हमें उसके पीछे जाना होगा। पर यान उसे ऐसा करने से मना कर देती है। साथ ही वो थोड़ी सी मिस्टीरियस नजर आ रही थी। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दिखाया जाता है कि यान और उसकी सर्वेंट मिलके ये फैंग का पीछा कर रहे थे। तो उसकी सर्वेंट कहती है कि हम जाकर इस पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे क्यों चल रहे हैं? पर प्रिंसेस का तो अलग ही प्लान था। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी दवाई बनाने वाला है, जहाँ सर्वेंट ने भी दवाई का नाम पहली बार ही सुना था। यहाँ ये फैंग तो उन्हें पहचान लेता है कि वो दोनों उसका पीछा कर रही है। तो वो कहता है अब आ भी जाओ सामने, कब तक पीछा करती रहोगी? पर प्रिंसेस अपनी सर्वेंट को समझाती है कि ये हमें उल्लू बना रहा है, असल में तो हम लोग छुपे हुए ना, तो ये हमें पहचान नहीं सकता। मैं अपने प्रेजेंस को हाइड करने वाला टेक्निक यूज कर रही हूँ। पर ये फैंग तो प्रिंसेस के नहाने वाली बात छेड़ रहा था, जिससे प्रिंसेस को पता लग जाता है कि इसने सच में उसे पहचान लिया। अब तो उसे ना चाहते हुए भी सामने आना पड़ रहा था। पर सामने आने
के बाद उसे पता लगता है कि ये जनाब तो पहले ही जा चुके हैं। अब तो वो गुस्सा कर रही थी कि हमें बाहर बुला के खुद 9-2-11 हो गया। पर इससे पहले कि वो दोनों लड़की वहाँ से जा पाती, उन्हें एक असैसिन नजर आता है जो उन्हें मारने आया था, जो कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तो स्कारलेट ब्लड एम्पायर गया था तुम दोनों को ढूंढने के लिए, पर मुझे कितने लोगों को मारना पड़ा सिर्फ तुम तक पहुँचने के लिए। चलो कोई बात नहीं, पर अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। उसे देखने के बाद प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि इसे उसके अंकल ने भेजा है जो कि 9 हेवन दाव पैलेस में है। तो वो उस असैसिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि तुमने क्या किया उनके साथ। पर वो असैसिन कहता है कि मुझे ऑर्डर करने की तुम्हारे अंकल की हिम्मत भी नहीं है, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हें ढूंढता हुआ। और ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक करने आगे बढ़ रहा था। हमें नेक्स्ट सीन में ये फैंग को दिखाया जाता है जिससे उसका सर्वेंट बताता है कि आपने जनरल को क्या वाइन पिलाई है, उससे तो जनरल में फुर्ती आ गई है। ये सुनने के बाद ये फैंग कहता है कि उससे भी मजेदार चीज बनाई है, वो जो गोस्ट ग्लो ब्यूटी में लाया था ना, उसको रिफाइन करके मैंने एक बहुत मस्त सी पिल बनाई है। ये मैंने गोस्ट ग्लो ब्यूटी को रिफाइन करके बनाया। ये ना केवल तुम्हारे बॉडी टैलेंट को बढ़ाती है बल्कि स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है और एज भी रिवर्स कर देती है। वैसे इसका नाम वो एक लंबा चौड़ा करके बताता है, जिसे सुनने के बाद वो सर्वेंट सोच रहा था कि ये नाम है या किसी का एड्रेस। इधर तो वो पिल वो सर्वेंट को देते हुए कहता है कि जाके दादाजी को दे दो, तब तक मैं थोड़ा सा मौसम का मजा ले लेता हूँ। बेचारा मौसम का मजा ले रहा था कि मौसम से एक बिजली आकर गिरती है। और जब वो उस तरफ आगे बढ़ रहा था तो उसे पता लगता है कि ये तो प्रिंसेस यान है जो सीधा उसके ऊपर लैंड हुई थी, जिसे उसे चिपका हुआ देखकर हमारा ये फैंग कह रहा था कि तुम ना केवल पीछा करती हो बल्कि चुपके से लोगों पर अटैक भी करती हो। पर मैं बता दूं कि मैं उस ट्रेजर को यूज कर चुका हूँ, अब तुम्हें वो नहीं मिल सकता। पर जैसे ही प्रिंसेस अपना प्यारा सा चेहरा उसे दिखाती है ना, उसे प्रिंसेस के फेस पर चोट नजर आता है और वो समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। तभी दूसरी तरफ वो असैसिन उस सर्वेंट को नीचे फेंक देता है जो पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। यहाँ ये फैंग प्रिंसेस को संभाल रहा था तो वो असैसिन कहता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसको मेरे हवाले कर दो। पर ये फैंग तो प्रिंसेस को सही जगह रख कर उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो। पर वो असैसिन तो ये कहते हुए अटैक कर देता है कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता क्योंकि तुम मरने वाले हो ना। पर ये फैंग के साथ फाइट अच्छी खासी सबक सीख जाता है। उसकी पावर देखने के बाद वो कहता है कि तुम की कंडेंशन पर होने के बावजूद भी इतने ज्यादा पावरफुल हो। और फिर वो उसके साथ एक जबरदस्त फाइट करते हुए कहता है पर मैं भी बीडा रियलमर हूँ, तो मुझसे मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूँ। और ये कहते हुए वो अपने फिंगर ब्लेड से अटैक कर रहा था, पर ये फैंग उसे अपने स्वॉर्ड स्लैश से काफी दूर कर देता है। ये देखने के बाद वो असैसिन अपनी पावर को रिलीज करते हुए ईस्ट विंड फॉलोइंग अटैक कर रहा था। इस अटैक की वजह से उस असैसिन के मूव्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, जिस पर ये फैंग को उस पर अटैक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इधर फाइट करते हुए वो असैसिन कहता है कि मेरे साथ तुम 9 हेवन दाव पैलेस चलो, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। अब ये तो ये फैंग की दुखती नस थी। वो 9 हेवन दाव पैलेस का नाम सुनने के बाद इतनी बुरी तरीके से बौखला जाता है। इसके बाद तो वो अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ सुप्रीम स्क्रप्चर उसको एक और पावरफुल फॉर्मेशन देती है। ये टेक्निक सीखने की वजह से ये फैंग का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था और ये बात वो असैसिन भी नोट कर लेता है। इसलिए वो अपने विंड ग्लो फ्लो का अटैक कर रहा था और उसके अटैक को रोकने के लिए ये फैंग एलिमेंट गैदरिंग फॉर्मेशन का यूज करता है। इस फॉर्मेशन को बनाने की वजह से वो अटैक आपस में हिट होते हैं और काफी पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। ये ऑरा दादाजी को भी नजर आ जाता है तो वो अपने पोते को देखने के लिए चले जाते हैं कि कहीं वो किसी मुसीबत पे तो नहीं। दूसरी तरफ ये फैंग के उस पावरफुल फॉर्मेशन की वजह से उस असैसिन के सारे स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब हो रहे थे। ये पावरफुल टेक्निक देखने के बाद प्रिंसेस कह रही थी अच्छा तो इसे फॉर्मेशन कहते हैं, क्या ये फॉर्मेशन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इधर तो वो मास्क मैन अपने जान की भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर ये फैंग काफी गुस्से में कहता है कि तू तो उसी वक्त मर गया था जब तूने 9 हेवन दाव पैलेस का नाम लिया। और ये बोलने के बाद वो एक ही स्लैश में उसके चीथड़े उड़ा देता है। और यहाँ प्रिंसेस यान भी उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रही थी। दूसरी तरफ तो ये फैंग का खून खोल रहा था उस 9 हेवन दाव पैलेस के बारे में सुनने के बाद। इसके बाद तो वो सर्वेंट को उठाता है जिसे देखने के बाद प्रिंसेस बेहोश होने की एक्टिंग करती है। वो उसे भी उठा के ले जाने लगता है। उनके जाने के बाद दादाजी अपने सर्वेंट से कह रहे थे कि ये फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कब से होने लग गया कि उसने एक स्ट्राइक में ही अपने से पावरफुल ओपोनेंट को मार डाला। वैसे इस चीज से वो जितने ज्यादा इम्प्रेस थे उतने ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। दूसरी तरफ जब दादाजी ये फैंग से मिलने जाते हैं तो उन्हें अंदर से आवाजें आ रही थी जो कि प्रिंसेस और ये फैंग की कन्वर्सेशन थी। और वो कन्वर्सेशन सुनने के बाद दादाजी को ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ हो रहा है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। पर अंदर का सीन तो कुछ और ही था। ये फैंग ने उस सर्वेंट को हील करके उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपनी ड्रेस खोलकर बैठी थी क्योंकि ये फैंग उसे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने वाला था ना। इसके बाद वो उसकी बॉडी में नीडल डालते हुए कह रहा था कि आखिर ये 9 हेवन दाव पैलेस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तो प्रिंसेस बताती है कि वो प्रिंसेस है और ये मामला पॉलिटिकली कनेक्टेड है जहाँ उसके अंकल मरवाने के लिए कुछ असैसिन को हायर कर चुके हैं। तो ये जानने के बाद हमारा ये फैंग शॉक हो रहा था कि आखिर ये 9 हेवन दाव पैलेस वाले इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। क्या कैलेस्ट्रियल कॉन्टिनेंट और उसका कॉन्टिनेंट मिक्स हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो उसे सच में बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ेगा। इधर ये फैंग की ट्रीटमेंट से हमारी प्रिंसेस को काफी रिलैक्सिंग फील हो रहा था तो वो उसे अपने दूसरे शोल्डर पर भी करने को कहती है। पर वो तो कह रहा था कि आज के लिए इतनी ट्रीटमेंट बहुत है। तो ये जानने के बाद
प्रिंसेस कहती है तो तुमने मुझे ड्रेस उतारने को क्यों कहा, तुम तो कंधे से हटाकर कपड़ा कर सकते थे ना। बस इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता, कंफ्यूज हो जाता है। अब प्रिंसेस को लगता है कि ये टर्की बस उसका फायदा उठा रहा था, तो इसलिए वो उसके साथ मार पिटाई करने लगती है, जिसकी आवाज बाहर दादाजी को भी जा रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद तो हमारा ये फैंग उड़ता उड़ता रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि प्रिंसेस ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। यहाँ प्रिंसेस की सर्वेंट सोच रही थी कि प्रिंसेस तुम कितनी भोली हो ना, इसने तुम्हारा फायदा उठा लिया। और यहाँ प्रिंसेस के अटैक से बचता हुआ ये फैंग कह रहा था कि मैडम रुक भी जाओ, ये तो दूसरा नीडल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तुम्हारा। इसी के साथ ये वाला एपिसोड के बीचों बीच में अपनी दुकान लगा के बैठा था। उसने एक तख्ता लगा के अपने पिल की दुकान को स्टार्ट कर दिया था, जहाँ वो एक राजा की तरह पसरा बैठा था। अभी भी जनाब को अपनी दुकान में कुछ कमी महसूस हो रही थी, तो वो शुआंग से कहता है कि आकर उसके पैर दबाओ। तो वो तो नाक चढ़ाते हुए कहती है कि तुम तो प्रिंसेस की ट्रीटमेंट करने वाले थे ना, फिर यहाँ टाइम पास करने क्यों आए हो। तो वो कहता है कि ट्रीटमेंट करने के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, वरना दवाई क्या किडनी बेच के बनाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी प्रिंसेस ने कहा ना कि जो मैं कहूँ वो सुनो, तो मुझसे बहस क्यों कर रही हो, इसलिए चुपचाप आओ और आकर मेरे पैर दबाओ। ये सुनने के बाद तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन खून का घुट पी लेती है और फिर ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उसके पैर दबा रही थी। वैसे उसकी पूरी दुकान में सिर्फ एक ही बोतल रखी हुई थी, और ये देख के तो लोग भी सोच रहे थे कि ये बेचने क्या है। शुआंग भी उससे यही पूछ रही थी कि क्या वो एक बोतल के साथ बिजनेस करेगा, जिसपे हमारे ये फैंग का कहना था कि एक बोतल काफी है सबके लिए। वैसे शुआंग के सामने ही एक और हर्ब की दुकान थी, वो लोग काफी ज्यादा महंगा रेट पे बेच रहे थे सब कुछ। तो ये देखने के बाद लोग बातें बनाने लगते हैं, और ये बातें ये फैंग को भी सुनाई दे रही थी, जहाँ एक लेडी उस ओनर के साथ बहस करी थी कि कल जब मैं वो दवाई लेके गई तो वो 4 टेल्स की थी, और आज अचानक से ही उसका रेट 20 टेल्स बढ़ गया। ये उसके बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो क्या वो उसे सस्ते में नहीं दे सकता। तो ये सुनने के बाद वो ओनर कहता है कि कल तुम्हारा बेटा थोड़ा सा बीमार था और आज वो मरने वाला है, तो इस चीज का फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। वो औरत तो उसके सामने बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगती है, पर वो ओनर तो इतना ज्यादा बदतमीज और बेरहम था कि लात मार के उन्हें अपने दुकान से निकाल देता है कि अगर पैसे नहीं है तो इसकी कब्र बना दो। ये देखने के बाद ये फैंग और शुआंग उन दोनों को बचा लेते हैं, जहाँ शुआंग उस लड़के की ऐसी हालत देखने के बाद अपनी पिल की बोतल से एक पिल निकालकर उसे खिला देता है, जिससे उसकी बॉडी से रेड ऑरा बाहर आ रहा था और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ उस लड़के की मदर बुरी तरीके से डर गई थी, तो शुआंग उसे समझाती है कि यंग मास्टर को बचाने दो, वो उसकी जान बचा रहे हैं। पर उस लड़के का पेन बढ़ता जा रहा था, ये देख के वो और ज्यादा घबराने लगती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो। पर शुआंग उसे भरोसा रखने को कहती है। दूसरी तरफ ये फैंग उस बच्चे को एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो लड़का देखते देखते ब्रेक थ्रू कर लेता है और पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उस बच्चे का ऑरा इतना पावरफुल था कि लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि ये जो मरने वाला था इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। आखिर वो कौन सा पोर्शन है जो उसने निगला और इतनी अच्छी तरीके से ठीक हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, और वांग शाओ भी ये चीजें देखकर जलने लगता है। इधर वो माँ बेटे ये फैंग का थैंक यू कर रहे थे, और लोग कहते हैं कि उन्हें मरना नहीं है, इसलिए वो आगे से ये फैंग से दवाई खरीदेंगे। बस ये बातें सुनने के बाद वांग शाओ और उसका पार्टनर आकर ये फैंग को धमकाने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ही हमारा कॉम्पिटिटर बनने की। ये फैंग तो उनकी हरकतों पे मुस्कुरा रहा था, और वो लोग उससे धमका कर पूछ रहे थे कि क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, हमें जल्दी से अपने सारे पिल निकाल कर दो। वो भी कहाँ कम था, ऐसी ऐसी धमकी देता है ना। जिसे सुनने के बाद वांग शाओ का पार्टनर कहता है कि हम दोनों ही फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, तो क्यों ना कौन बेहतर है ये जाकर बैटल ग्राउंड में देखे। जिसके लिए कुछ सोचते हुए ये फैंग रेडी हो जाता है। अरीना के बाहर बैठकर उन दोनों को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, और यहाँ ये फैंग नवाबों की तरह बैठा था। जिससे शुआंग पूछती है कि ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, अगर तुम जीत भी गए तो क्या हो अगर ये तुमसे रिवेंज लेने वापस आ गए। तो ये सुनने के बाद ये फैंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं इन्हें रीजन ही नहीं दूंगा कि ये वापस आकर मुझे परेशान करे। इसके बाद एक लड़की आकर ड्रम बजाती है, जिससे फाइट शुरू हो गई थी, और वांग शाओ तो काफी टशन मारते हुए अरीना में एंटर करता है। और अरीना में जाने के बाद वो ये फैंग से कह रहा था कि मैं की कंडेंशन लेवल की पीक पर हूँ और तुम 4th लेवल पर हो, तो डर के मारे अपनी पैंट गीली मत कर देना। पर ये फैंग तो आराम से अपनी चाय खत्म करके अरीना के अंदर एंटर हो रहा था। लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये हार ना जाए। दूसरी तरफ उसके अरीना में आने के बाद वांग शाओ अपनी पावर को रिलीज करता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा कि शुआंग का छाता ही उड़ जाता है। इसके बाद वो अपने फास्ट मूव से ये फैंग के आसपास काफी तेजी से चक्कर लगा रहा था। उसे तो लगता है कि ये फैंग उसे देख भी नहीं पाएगा, पर ये फैंग को उसकी सारी हरकतें दिख रही थी। इसके बाद वो उसे एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। सबको लग रहा था कि शायद मिस हो गया होगा, पर यहाँ तो वांग शाओ का खेल ही खत्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसके पार्टनर की हालत खराब हो जाती है कि तुमने इसे मार डाला। ऑडियंस के साथ साथ तो शुआंग की भी हालत खराब हो जाती है। सब सोच रहे थे कितना ज्यादा बेरहम है, एक ही बार में मार दिया। इधर वांग शाओ का पार्टनर भागते हुए कहता है कि तुमने वांग शाओ को मार डाला, उसके डैड मिनिस्टर है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। पर ये फैंग उसे रोकते हुए अरीना में फेंक कर कह रहा था कि उसके डैड मिनिस्टर है तो क्या लोगों का खून बेच के पैसा कमाएगा। वो तो लकी था जो हंसते हंसते निपट गया, पर तू नहीं है। जहाँ लोगों को उसकी हालत देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, तो उन्हें तो काफी अच्छा लगता है कि ये फैंग उनका बदला ले रहा है। और यहाँ वो बंदा खड़े होते हुए कह रहा था कि तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा, अब मेरी दुकान में तुम्हें एक भी पिल नहीं मिलने वाली। पर ये फैंग तो उसकी टांगे तोड़ते हुए कहता है हमें
तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। वो तो अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा था ताकि इसका काम खत्म कर सके, पर वो आगे से कहता है कि मुझे मारने की हिम्मत मत करना, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सुनने के बाद ये फैंग सोचने की एक्टिंग कर रहा था और इसे लगता है कि वो उसे छोड़ देगा, पर ये फैंग तो उसका गला काटते हुए कहता है फिर तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये फैंग के ये कांड करने के बाद सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था कि दो रॉयल गार्ड आकर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। इसके बाद ये फैंग को युनवू किंगडम के एम्परर के सामने बैठा दिखाया जाता है। वैसे एम्परर ने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि हमारा ये फैंग कितना अच्छा डॉक्टर है। ये फैंग भी काफी रिस्पेक्ट दे रहा था कि एम्परर ने उसे बुलाया उसकी काबिलियत के बेस पे, पर यहाँ वो नोटिस करता है कि एम्परर का चेहरा काफी ज्यादा फीका पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार है। यहाँ एम्परर एक वाइन पी रहे थे तो ये फैंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर आपने ये वाइन पिया ना और ज्यादा तो हो सकता है कि शहर के लोगों को आपके फ्यूनरल की तैयारी करनी पड़े। तो ये सुनने के बाद एम्परर रुकते हुए उसे बताते हैं कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये फैंग को इसलिए बुलाया है कि क्या वो उसके हार्ट को क्योर करने का कोई तरीका निकाल सकता है। तो ये फैंग मुस्कुराते हुए हामी भर रहा था और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे रॉयल गार्ड ये फैंग के दादाजी को एक अवार्ड दे रहे थे, ये कहते हुए कि ये फैंग ने काफी अच्छा ट्रीटमेंट किया है एम्परर का। इसके लिए एम्परर ने खुश होकर उसे काफी सारे पैसे और अवार्ड से नवाजा है। दादाजी तो काफी ज्यादा नर्वस थे, फिर भी वो सारे गिफ्ट एक्सेप्ट करने वाले थे, पर गार्ड तो ये फैंग को बुलाते हैं, पर वो तो बता रहे थे कि वो कल्टीवेशन कर रहा है। जहाँ नेक्स्ट सीन में हमें उसे कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। वो तो अपने माइंड स्पेस में था, उस स्क्रॉल के आगे नई टेक्निक हासिल करते हुए। इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये फैंग को कल्टीवेट करते हुए और अब वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है, जहाँ उसे उस सुप्रीम स्क्रप्चर से एक मेज फॉर्मेशन भी मिल गई थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही उसे यहाँ कल्टीवेशन करते हुए 2 डिफरेंट टेक्निक्स भी मिलती है, एक फायर की और दूसरा आइस की। वैसे इन सब से वो खुश हो ही रहा था कि तभी हमारी प्रिंसेस आवाज देने लगती है और जब वो अपने कॉन्शियस से बाहर आता है तो हमारी प्रिंसेस का कहना था कि तुमने जो मुझे टेक्निक सिखाई है ना, उससे मेरा एक मेरिडियन जो कि फ्रीज हो रखा था वो ठीक हो गया। इसके बाद वो उसे एक पावरफुल अटैक करके दिखाती है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिसे देखने के बाद हमारा ये फैंग सोचता है कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल वेन्स ओपन करने के बाद इतनी ज्यादा पावर निकल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि 3rd लेवल ऑफ बिडान पे पहुंच चुकी है। अगर इसने 36 के 36 सारे मेरिडियंस को ओपन कर दिया फिर इसकी पावर कितनी होगी, आखिर इसकी कल्टीवेशन है कितनी। वो ये सब सोच ही रहा था कि इधर प्रिंसेस की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी और अब यान को पता लग जाता है कि वो अचानक से ऐसे अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती जब तक वो सारे वेन्स ना ओपन कर ले। तो वो ये फैंग को कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से हील कर सकते हो। तो ये सुन के तो वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है कि जी जी मैडम बिल्कुल। अब वो उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर ही रहा था कि एक ओल्ड मैन उस पर अटैक कर देता है, जिसे तो ये फैंग ने काफी इजिली रोक लिया था और वो उसे दूर भी कर देता है। यहाँ वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे, पर उन्हें देखने के बाद हमारी प्रिंसेस बताती है कि ये तो उसके एल्डर मुंह है और फिर वो उनसे जाकर पूछ रही थी कि उन्हें चोट कैसे लगी, वो ठीक तो है ना। तो एल्डर मुंह बताते हैं कि हाँ वो 9 हेवन दाओ पैलेस के सभी किलर से बचते हुए यहाँ आए हैं प्रिंसेस की प्रोटेक्शन के लिए। पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा ये फैंग पे जो कि प्रिंसेस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। असल में उन्होंने इस तरीके की हीलिंग टेक्निक पहले कभी नहीं देखी, तो उन्हें लगा कि ये फैंग प्रिंसेस को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो इस पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं तो आज इसे मार डालूंगा। इससे पहले कि प्रिंसेस उसे रोक पाती वो फिर से उस पर अटैक करने पहुंच जाता है और यहाँ ये फैंग भी उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा था, ये कहते हुए कि सिर्फ एक गार्ड होकर इतनी बदतमीजी। दूसरी तरफ एल्डर मुंह भी कुछ कम नहीं थे, अपनी प्रिंसेस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे। तो वो कहते हैं कि तुम तो सिर्फ 5th लेवल की कंडीशन पर हो, तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये बोलते हुए वो उसे काफी तेज तेज पंचेस मार रहे थे, पर एक भी पंच हमारे ये फैंग को लगता नहीं है। ये सब देखने के बाद तो प्रिंसेस घबराने लगती है। अब किसके लिए ज्यादा घबरा रही थी ये नहीं पता। यहाँ एल्डर मुंह के अटैक से ये फैंग पानी में गिर जाता है और उसके बाद स्वॉर्ड लेके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और अब अपने फास्ट मूव की टेक्निक यूज करते हुए काफी तेज तेज अटैक करता है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये फैंग की टेक्निक्स अच्छी थी लेकिन एल्डर मुंह का कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई था। तो जैसे ही एल्डर मुंह कहते हैं कि तुम्हें अपने और टेक्निक्स का ट्राई करना चाहिए तो वो एक फॉर्मेशन ओपन कर देता है, ये कहते हुए कि जो आपकी इच्छा। प्रिंसेस की तरह एल्डर को भी नहीं पता था कि इसे फॉर्मेशन कहते हैं और यहाँ हमारा ये फैंग उस मेज फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिससे एल्डर मुंह एक इल्यूजन में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ फाइट कर रहा है, जबकि रियल में तो हमारा ये फैंग उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। और ये देखकर हमारी प्रिंसेस पूछती है कि तुमने ये फॉर्मेशन कब बनाया। यहाँ एल्डर उस फॉर्मेशन के अंदर अपने नकली ये फैंग के साथ फाइट कर रहे थे, तो फाइट के दौरान उन्हें पता लगता है कि ये फैंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इल्यूजन था। तो वो थोड़ा पागलों की तरफ बिहेव कर रहे थे और ये देखने के बाद काफी गुस्से में प्रिंसेस पूछती है कि तुमने क्या किया एल्डर के साथ। तो ये फैंग कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बस फॉर्मेशन बनाई है जो कि एक इल्यूजन है, लड़ाई तो वो खुद कर रहे हैं। तो प्रिंसेस परेशान होते हुए उसे छोड़ने को कहती है क्योंकि एल्डर बिल्कुल एक पागल की तरह बिहेव कर रहे थे। पर यहाँ ये फैंग कहता है कि अपने मुकाबले का ओपोनेंट मिलना बहुत मुश्किल है, तो मुझे अपने लिमिट्स को चेक करने दो। ये बोलते हुए वो एल्डर के लेजर अटैक को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा था,
जहाँ प्रिंसेस भी उसे मना करती है कि अब उसने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर दिया, उसे रुकना पड़ेगा। पर वो कहता है कि उसके पास डिवाइन पर्ल है जिसकी हेल्प से वो इसे आसानी से सप्रेस कर सकता है। और वो एक साथ दो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो रही थी। ये देखने के बाद प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स इसे हैंडल नहीं कर सकती तो इसे जाने दो। पर जैसा कि हमें पता है कि फाइट करते करते ये फैंग ब्रेक थ्रू कर लेता है, तो वो इस बार भी ब्रेक थ्रू करके की कंडेंशन की 10th लेवल पर पहुंच गया था। ये देखने के बाद प्रिंसेस कहती है तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तुम्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन के बारे में पता है। उसे कुछ नहीं पता था। तो वो बताती है कि कल्टीवेशन की हर रियल में 9 लेवल होते हैं। अगर कोई भी 9 को 10 में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसने एक लिमिट क्रॉस कर दी, तो उस इंसान पर हेवन से लाइटनिंग अटैक होने लगता है। और इस बार भी ये फैंग ने अपनी लिमिट को पुश किया है तो हेवनली थंडर अट्रैक्ट होने लगी है। वैसे अगर आपने गौर किया हो तो ये फैंग के साथ पास्ट लाइफ में भी यही हुआ था। वो ब्रेक थ्रू करके अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका था जिसकी वजह से उस पे हेवनली लाइटनिंग हुई और सुप्रीम स्क्रप्चर उसे फ्यूचर में लेकर आ गई। वैसे फिलहाल तो ये सुनने के बाद हमारा ये फैंग कहता है कि तुम ये पहले नहीं बता सकती थी। अब तो ये फैंग पर लाइटनिंग अटैक होनी शुरू भी हो गई थी जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिससे बचने के लिए वो शील्ड बना लेता है। और लाइटनिंग पड़ने की वजह से वो ब्रेक थ्रू करके की कंडेंशन की 11th लेवल तक भी पहुंच गया था। ये देख के तो प्रिंसेस को लग रहा था कि ये कोई मॉन्स्टर ही है। इधर दूसरी तरफ ये फैंग का ध्यान हटने की वजह से एल्डर मून रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और ये देखने के बाद कि ये फैंग वहाँ खड़ा है, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर हेवनली लाइटनिंग उनके ऊपर ही पहुंच गई थी। बेचारी प्रिंसेस फिर से उन्हें रोक नहीं पाती और सारा लाइटनिंग अटैक हमारे एल्डर को झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ हेवनली दाओ पैलेस के कुछ और जीनियस को दिखाया जाता है जो ये लाइटनिंग देखकर समझ गए थे कि एक और जीनियस पैदा हो गया है जो उनके हेवन दाओ पैलेस में आ सकता है। इधर थंडर अटैक खत्म होने के बाद ये फैंग एल्डर को थैंक यू बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा अटैक खुद झेलने के लिए शुक्रिया, आप कितने ज्यादा काइंड है। पर प्रिंसेस उसे चुप करा देती है कि परेशान मत करो उन्हें। यहाँ एल्डर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, पर प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है कि ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो एल्डर कहते हैं अच्छा तो इन्होंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने इनका थंडर अटैक खाया, तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है ना। ये फैंग तो टशन दिखाने लगता है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे। इधर प्रिंसेस एल्डर को बताती है कि ये फैंग उसे क्योर भी कर रहा है उसके सील मेरिडियंस को अनसील करके। ये जानने के बाद तो एल्डर काफी ज्यादा पोलाइट होकर ये फैंग से कहते हैं कि आप प्रिंसेस की जान बचा रहे हैं, यानी कि आप पूरे एम्पायर को बचा रहे हैं, तो आज से मेरी लाइफ आपकी हुई, आप जो चाहे करवा सकते हैं। पर ये फैंग कहता है कि मुझे आपकी लाइफ नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे दादाजी को प्रोटेक्ट करके, ताकि मैं 9 हेवन दाओ पैलेस का किस्सा खत्म कर सकूं। ये सुनने के बाद तो एल्डर अपने मन में सोच रहे थे कि मैंने तो ऐसी मजाक में बोला था, इसके अंदर तो ये भी तमीज नहीं है कि हाँ मान लूं। तो एल्डर मना करते हुए कहते हैं कि उसे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, पर प्रिंसेस कहती है कि इन्होंने उसकी काफी हेल्प की है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर एल्डर मुंह तो प्रिंसेस के कान में कहते हैं कि प्रिंसेस ये हमें अलग करना चाहता है, इसके इरादे ठीक नहीं है। पर प्रिंसेस कहती है कि जितनी मेरी पावर है ना, अगर ये मेरे साथ कुछ गलत करना भी चाहे तो आपको लगता है मैं करने दूंगी। तो ये सुनने के बाद एल्डर मुंह कहते हैं कि अगर आप इतना ही कह रही हैं तो चला जाता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद ये फैंग फिर से प्रिंसेस के पास आकर कहता है कि आपने मुझे हील करने को कहा था, तो क्या प्रोसेस स्टार्ट करें। तो प्रिंसेस शर्माते हुए हाँ कर ही देती है कि उससे पहले ही कुछ होता। हमारा ये फैंग फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है और ये देख के प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है था कि वो कल्टीवेशन कर रहा था अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी प्रिंसेस सोच रही थी कि ये फैंग की कंडेंशन की 12th लेवल तक पहुंच गया है। पिछली बार का थंडर अटैक तो काफी ज्यादा कम था, पता नहीं इस बार उसके साथ क्या होने वाला है। वो ये सोच रही थी कि तभी हेवन दाओ पैलेस से 2 लोग आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस समझ जाती है कि ये प्रोफाउंड रियल पर है। पक्का ये दोनों ये फैंग के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने आए हैं, और जिस कंडीशन में अभी ये फैंग है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हुई होगी। अगर तो वो अभी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ इनसे फाइट करता तो ये दोनों टिक नहीं पाते, लेकिन अभी उसे संभालना होगा। यहाँ वो दोनों मास्क मैन भी प्रिंसेस को पहचान लेते हैं कि ये स्कारलेट ब्लड एम्पायर से है। वो दोनों बेसिकली उसे ही ढूंढ रहे थे। अब वो तो उसे मिल जाती है ये फैंग को ढूंढते हुए, तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब एक ही वार से दोनों को निपटा देंगे। पर प्रिंसेस अपनी आइस पावर का यूज करते हुए दोनों को दूर धकेल देती है और फिर उनके दिए गए स्लैश को अपने आइस स्लैश से रोककर वो इनविजिबल हो गई थी। वो मास्कमैन तो संभल भी नहीं पाता और प्रिंसेस पीछे से उस पर अटैक कर देती है। प्रिंसेस का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और वो स्माइल करते हुए कहती है मुझे मारना इतना आसान नहीं होने वाला। तो ये पर्सन समझ जाता है कि प्रिंसेस पहले जैसी वीक नहीं रही, तो वो अपने पार्टनर को बुला रहा था। पर उसका पार्टनर कहता है कि इस छोटी सी औरत से फाइट करने में तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, अरे आके खुद तो फाइट करो, चटनी ना बना दे तो बताना। इस मास्कमैन को लग रहा था कि उसका साथी तो बहुत ज्यादा वीक है, तो वो अपने पॉइजन को रिलीज करके अटैक करने लगता है। पर यहाँ
जहाँ प्रिंसेस अपने अटैक को पुश करते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगती है। वैसे वो अपने बनाए हुए आइस में ग्लाइड करते हुए क्या मस्त लग रही थी और एक ही साथ उन दोनों के अटैक्स को संभाल रही थी। पर ऐसा करने की वजह से एक पॉइजन अटैक उस पर हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घायल हो जाती है। पर फिर ये फैंग को देखते हुए खुद को संभालते हुए कह रही थी कि अगर मैं अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर सकती हूँ तो तुम दोनों का भी खेल खत्म कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो उन दोनों पर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लगती है, जिससे वो जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो रही थी। तो ये देख के वो दोनों के दोनों गुंडे सोच रहे थे कि क्या ये मरने की तैयारी कर रही है। पर तभी वहाँ एक बंदे के नीचे फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, जिसे देख के दूसरा वाला डर गया था और फिर ये फेंग आकर उसे गर्दन से उठाते हुए कहता है कि मेरे रहते वो नहीं मर सकती। वो अपना वेपन निकाल के ये फेंग पे अटैक करने वाला था, पर वो उसे एक जोरदार किक देकर दूर कर देता है। इधर तो उसके दोबारा अटैक करने के बाद ये फेंग उसे पीछे गर्दन से पकड़ लेता है। उसी बीच ये फेंग के पास एक और नई चेन वाली एबिलिटी आ जाती है। तो बता रहा था कि जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तो ये एक थिन लेयर की तरह उसके ऊपर आ गई थी और उसकी बॉडी में उस थंडर की थोड़ी सी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि थंडर ट्रिबुलेशन को अट्रैक्ट कर रही थी। ये देखने के बाद तो वो बंदा डरने लगता है कि जाने दो मुझे यहाँ से, ये थंडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर ये फेंग उसे छोड़ता नहीं है और बेचारे को थंडर के झटके खाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से तो वो जल के स्वाहा हो गया था। यहाँ ये फेंग को व्हाइट कलर का छोटा सा ऑरा सेंस होता है, जो इस वर्ल्ड का महसूस नहीं होता, पर ये ऑरा था काफी ज्यादा पावरफुल, तो वो उसका नाम व्हाइट दाव रख देता है। इधर दूसरा वाला मास्क मैन बच गया था, जो छप्पर पर से ये फेंग को देखते हुए कहता है कि लगता है ये बीदन रियल पर पहुंच चुका है, पर ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर तभी पीछे से प्रिंसेस उसका खेल खत्म करते हुए कहती है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये फेंग आकर उसे बचाते हुए कहता है कि पागल लड़की, मरना चाहती थी क्या? पर हमारी प्रिंसेस कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। इसके बाद हमें उस डेप्यूटी मिनिस्टर शू को दिखाया जाता है। वैसे ये पर्सन 9 हेवन दाओ पैलेस का डेप्यूटी मिनिस्टर है, जो कि फैंटम हैंड सेक्ट के यंग मास्टर को मार रहा था। तभी उस मिनिस्टर को पता लग जाता है कि उसके दोनों साथियों को किसी ने मार दिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ये फेंग को दिखाया जाता है, जो यही सोच रहा था कि उसकी पास्ट लाइफ में भी ये चेन आया था उसे रोकने के लिए, और इस लाइफ में भी ये चेन अपीयर हो गया है। कहीं इसका सुप्रीम स्क्रप्चर से कोई लेना देना तो नहीं? अगर मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया तो क्या ये चेन मुझे फिर से मार देगा? वो यही सब सोचकर अपने ख्यालों में गुम था। तो पीछे से प्रिंसेस उसे टोकते हुए कहती है कि तुम तो यहाँ दवाई बनाने के लिए हर्ब ढूंढने आए हो ना, तो फिर अपने दिमाग में कहाँ गुम हो? तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि वो दवाई खुद ढूंढ लेगा, प्रिंसेस को उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। पर हमारी मासूम से प्रिंसेस कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो, किसी ने अटैक कर दिया फिर? कल तो उसने बिल्कुल भी अपनी फिक्र नहीं की, उस मास्क मैन को मारने के चक्कर में बिजली के झटके खा रहा था, अगर उसकी चटनी बन जाती तो? वो दोनों ऐसी लवी डवी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों पर एक खतरनाक सा अटैक होता है, जिसे ये फेंग ने डॉज कर लिया था। ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही शू था, जिसे देखने के बाद ये फेंग समझ जाता है कि ये प्रोफाउंड रियल्म की पीक पर है। यहाँ तो वो पर्सन कहता है कि तुमने मेरे दोनों साथियों को मारा ना, और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये फेंग का तो ये देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है कि एक और 9 हेवन दाओ पैलेस का बंदा वो स्वॉर्ड लेके जैसे ही उस पर अटैक करने जाता है, उसने उसे दूर फेंक दिया था। अब इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाता, वहाँ पे स्कारलेट ब्लड सेट के मैसेंजर आ जाते हैं, जिसके अटैक से वो बंदा घायल हो गया था। वैसे वो मैसेंजर इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे कि ये तो उन्हें देखकर डरने लगता है। उन मैसेंजर के साथ हमारी श्वांग भी मौजूद थी। वैसे ये मैसेंजर इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अपने लेजर का अटैक करके ही उसका नामो निशान मिटा देते हैं। अब वो प्रिंसेस के सामने झुकते हुए कह रहे थे कि हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, उसके फादर ने उसे भेजा है लेने के लिए, तो क्या अब वो उनके साथ चल सकती है? तो ये सुनने के बाद ये फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम इनके साथ जाने वाली हो? वैसे तो प्रिंसेस का मन नहीं था, लेकिन ये मैसेंजर वॉर फॉर गेट रियल्म के बंदे हैं और ये 3 है जिसे उसके फादर ने उसे लेने के लिए भेजा है, तो वो मना नहीं कर सकती, इसलिए उसे जाना होगा। वो फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। तो ये सुनने के बाद ये फेंग कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। हमारे हीरो हीरोइन को प्यार हो गया है, क्योंकि हमारी प्रिंसेस उससे प्रॉमिस लेती है कि पक्का आओगे ना, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना तो मैं तुम्हें गोल्डन नीडल से घोंप घोंप के मार दूंगी। पर हमारा ये फेंग कहता है कि मार लेना, पर वो उस तक जरूर पहुंचेगा। तो इसके बाद हमारी प्रिंसेस खुशी खुशी अपने बीस्ट पर बैठकर वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि वो उसका वेट करेगी। और इसी टची सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है। की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डेप्यूटी मिनिस्टर शू को दिखाया जाता है, जो अपने घर वापस जाकर यही सोच रहा था कि वो स्कारलेट ब्लड पैलेस के मैसेंजर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तो उसके पास डिवाइन टेक्निक नहीं होती ना, तो उसकी हड्डियों का सूरमा बन जाता। तो यहाँ वो अपने टेबल के पास आकर एक बुक को उठाते हुए कहता है कि मुझे फटाफट अपनी इंजरी को हील करने के लिए मेडिसिन ढूंढना होगा। उसे अपनी इंजरी को हील करने के लिए एक मेडिसिन की टेक्निक मिल जाती है। ये बुक तो असल में क्लाउड इल्यूसिव कॉन्टिनेंट की सीक्रेट फाइल्स है, जिसके बुक के पीछे लिंग शाओ सेक्ट के जीनियस अल्केमिस्ट ये फेंग की फोटो बनी हुई थी। ये लोग ये फेंग की ही टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी फोटो पे क्रॉस बनाकर क्रेडिट नहीं देना चाहते ना। दूसरी तरफ ये फेंग को दिखाया जाता है, जो सुप्रीम स्क्रप्चर की बातों को फॉलो करते हुए 2 दिन तक पैदल चल के एक खंडहर जैसे सेक्ट के बाहर पहुंचता है। बोर्ड पर से नाम पढ़ने के बाद ये फेंग को पता लगा था कि इस सेक्ट का नाम होली फायर सेक्ट है। इस सेक्ट का उछला हुआ हाल देखने के बाद ये फेंग को अपने सेक्ट की फिक्र हो रही थी। वो सोच रहा था कि पता नहीं उस सेक्ट का क्या हाल हुआ होगा हमारे जाने के बाद। अब वो
सेट के ऊपर बोर्ड को फिट कर देता है अपनी पावर की हेल्प से। अंदर बैठे हुए एक एल्डर जो कि कल्टीवेट कर रहे थे, उन्हें इस बात का पता लग जाता है। सेट को थोड़ा सुधारने के बाद ये फैंग एंट्री लेता है। अंदर कुछ और मेंबर्स को दिखाया गया था जो यहाँ पर ट्रेजर हासिल करने आए थे, पर उन्हें ट्रेजर तो नहीं मिला बल्कि दूसरे ग्रुप के साथ उनकी फाइट हो गई। यहाँ ये फैंग उनकी ऐसी हालत देखने के बाद उनसे कहता है कि ट्रेजर की लालच छोड़कर यहाँ से निकल जाओ तो मैं तुम्हें थोड़े में जाने दूंगा। तो ये सुनने के बाद वो दोनों के दोनों मेंबर काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। तो ये फैंग उनके सामने आते हुए कहता है कि पहला तो उसे दुश्मनों को साथ लेकर चलना नहीं आता और दूसरा वो किसी तरीके का रूल फॉलो नहीं करता। और ये बोलने के बाद वो दोनों को एक ही स्लैश में मार डालता है। इस स्लैश की वजह से उन दोनों की बॉडी आग की तरह जलने लगी थी और फिर ये फैंग के एक इशारे पे दोनों के दोनों बॉम्ब की तरफ फट जाते हैं। सेट में आगे बढ़ते हुए ये फैंग को वहाँ पर एक फॉर्मेशन नजर आ रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों को पत्थर का बना देखकर वो सोचता है कि ये फॉर्मेशन तो कार्वेट दाव प्लेट की तरह लग रही है जो कि कांटेक्ट में आए बंदों की स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर उन्हें मार डालती है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ की मूर्तियों से एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो उन अटैक्स को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रहा था और ये अटैक्स देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसका ऑरा तो बिल्कुल वैसा फील हो रहा है जैसे कि ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे ट्रिप्यूलेशन फील हुई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हेवनली पावर मौजूद है। फाइट करते करते ये फैंग उस फॉर्मेशन के बीच में चला गया था और ऐसा होने की वजह से वो टेलीपोर्ट होकर नीचे पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद उसे काफी अलग महसूस हो रहा था और उसके सामने एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ आर्मर रखा हुआ था और उस आर्मर को देखकर ये फैंग समझ जाता है कि सुप्रीम स्क्रप्चर उसे इसी एनर्जी के पास खींच के लाया है। इधर तो वो उस आर्मर को देखने में इतना बिजी था कि इधर से एक ओल्ड मैन उसे छूकर गुजर जाते हैं। वो काफी कोशिश करता है पता लगाने की, पर इस ओल्ड मैन की स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। यहाँ वो ओल्ड मैन ये फैंग को देख के हंसने लगते हैं कि 10,000 साल बाद मुझे फाइनली एक जिंदा इंसान दिखा। और इधर ये फैंग कंफ्यूज होते हुए सोच रहा था कि उसने बिल्कुल भी सेंस नहीं किया कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन हो सकता है। जैसे ये फैंग उस ओल्ड मैन से सवाल करता है कि वो कौन है, ये ओल्ड मैन थोड़े से पागल की तरफ बिहेव कर रहे थे। इसके बाद तो वो ये फैंग की तरफ ये कहते हुए बढ़ते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओ, तुम्हें 9 हेवन दाव पैलेस वालों से बदला लेना है। ये फैंग को समझ नहीं आता कि आखिर इस ओल्ड मैन को 9 हेवन दाव पैलेस के बारे में कैसे पता लगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं उनसे बदला नहीं ले सकता ना, तुम ले सकते हो, क्या तुम्हारे पास दाव की है। वो उसे काफी बुरी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये देख के ये फैंग को लगता है कि वो पागल है तो वो उस पर अटैक करने लगता है, पर उस ओल्ड मैन की मूव इतने ज्यादा फास्ट है कि ये फैंग का एक भी अटैक उन्हें हिट नहीं कर पाता। और यहाँ ओल्ड मैन सेंस करते हुए कहते हैं कि तुम तो बिड रियल पर हो, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि तुम ब्रेक थ्रू करके हेवनली गेट पर जाओ, तो फिर तुम्हारे पास दाव की कैसे आई। वो उसे क्वेश्चन करा था कि बताओ तुम्हें ये दाव की कहाँ से मिला। ये फैंग को तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, वो तो उस पे स्लैश लगा रहा था ताकि उसे खत्म कर सके। यहाँ वो ओल्ड मैन कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारे दाव की को टेस्ट करता हूँ। ये बोलकर वो ये फैंग के काफी ज्यादा पास आते हैं और उसे घुमाकर दूर कर देते हैं। इस तरीके के झटके का एहसास ये फैंग को पहली बार हुआ था। वो समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ वो ओल्ड मैन फिर से आकर ये फैंग से पूछ रहा था कि क्या तुम होली लॉर्ड बनना चाहते हो। अब तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन एक पोर्ट्रेट के आगे रो रहा था कि मुझे माफ कर दो होली लॉर्ड, मैं नया होली लॉर्ड नहीं ढूंढ पाया, मैं अपनी मजबूरियों के चलते उन लोगों से फाइट नहीं कर सकता, मैं अभी तक किसी काबिल पर्सन को होली फायर टोकन नहीं दे पाया। उसे ऐसा रोते देखकर ये फैंग पूछ रहा था कि उसका इस पैलेस से क्या लेना देना है। यहाँ वो ओल्ड मैन तेजी से ये फैंग के पास आकर कहते हैं कि तुम उन चेन्स को तोड़ क्यों नहीं देते, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है इन चेन से आजाद होने का। तुम्हें पक्का ये चेन्स हेवनली दाव लोगों ने दिया होगा। ये चेन अचानक से अपीयर हो गई थी, तो ये फैंग को समझ नहीं आता कि अभी क्यों अपीयर हुई है। पर यहाँ तो वो ओल्ड मैन खुश होते हुए कहता है कि अब मुझे मिल गए मेरे लॉर्ड। और ये बोलने के बाद वहाँ पे रखा हुआ आर्मर वो ये फैंग को पहना देता है, ये कहते हुए कि आज से होली लॉर्ड हो तुम होली फायर सेक्ट के। ये बोलने के बाद ओल्ड मैन काफी खुश हो रहा था कि उसने फाइनली अपने नए सेक्ट लीडर को ढूंढ लिया। ऐसा करने की वजह से दूसरी तरफ जब वो डेप्यूटी मिनिस्टर शू एक एनर्जी ब्लास्ट को देखता है तो वो समझ गया था कि किसी ने होली फायर सेक्ट के ट्रेजर को हासिल कर लिया। उससे पहले तो वो तेजी से उस तरफ जाने लगता है। यहाँ ये फैंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि अभी अभी तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ओल्ड मैन काफी प्यार से बताते हैं कि होली लॉर्ड मैंने तो आपको फेदर रोप दिया है, इसी के साथ अब आप हमारे होली फायर साइड के नए लीडर हो। ये सुन के तो ये फैंग की सांस बाहर आ जाती है। वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये कब हुआ। यहाँ वो ओल्ड मैन ये फैंग की बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि हमारा होली फायर सेक्ट टॉप सेक्ट हुआ करता था और एक वक्त था जब ये पूरी दुनिया पे राज करता था और ये फेदर रोप हमारे सेक्ट का ट्रेजर है। पर फिर उसके बाद 9 हेवन दाव पैलेस वालों ने हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हमारी ब्लड लाइन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। उसे बचाने के लिए मेरे लीडर ने मुझे जिंदा रखा ताकि हम हमारे होली फायर सेक्ट के लिए एक नया इनहेरिट चूज कर सके। इसलिए अब मैंने तुम्हें ये फेदर रोप दे दिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम हमारे सेक्ट के होली लॉर्ड हो। ये सुन के ये फैंग कहता है कि मैं 9 हेवन दाव पैलेस वालों को तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा लीडर नहीं बन सकता। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जब से तुमने ये फेदर रोप पहना है ना, उस वक्त से तुम मना करने की कंडीशन में नहीं हो। इसके बाद तो ओल्ड मास्टर की भी चेन अपीयर हो जाती है जिससे वो बंधे हुए थे। वो अपने चेन्स को दिखाते हुए कहते हैं कि इन्हें हेवनली चेन्स कहा जाता है और ये हेवनली दाव की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है ताकि वो जिंदगी भर हमें इस दुनिया में बांध के रख सके। अगर ये तुम्हारी बॉडी पे होती है तो तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद वो ओल्ड मैन ये फैंग की चेन को पकड़ कर कहते हैं कि याद रखना ये फेदर रोप ज्यादा पावर कंज्यूम करके नहीं बैठा हुआ है, तो तुम इसे ज्यादा
यूज नहीं कर सकते। जब बहुत ज्यादा मुसीबत हो तब इसका यूज करना। और वो अपनी एनर्जी को ये फैंग में डालते हुए कहते हैं और मैं इस चेन को तोड़ दूंगा आपके लिए। जब ये चेन टूट जाएगी तो वो ब्रेक थ्रू कर सकता है डिवाइन ज्ञान तक। यहाँ ये फैंग कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से आपकी जान जा सकती है। इस चेन को तोड़ने का मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं और ये आखिरी चीज है जो वो करना चाहते हैं अपने होली लॉर्ड के लिए, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद वो उस चेन को तोड़ देते हैं। ओल्ड मैन के अटैक करने के बाद वहाँ एक ब्लास्ट के साथ उस चेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ वो ओल्ड मैन जाने से पहले अपने सेक्ट के ओल्ड लीडर को कहते हैं कि मैं आपको कंपनी देने आ रहा हूँ। इसका मतलब वो पोर्ट्रेट सेक्ट लीडर की है जो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है। यहाँ वो ओल्ड मैन मरने से पहले ये फैंग को 9 हेवन दाव पैलेस से रिवेंज लेने को कहते हैं और अब चेन को तोड़ने की वजह से हेवन उस पर लाइटनिंग अटैक करने लगती है। ओल्ड मैन के मरते ही ये फैंग रियलिटी में वापस आ गया था। वो उन्हें ग्रीट करते हुए आगे का सफर तय करने लगता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।